हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फॉर्म इन इंडिया। ये एक एनजीओ है जो पुरुष और बच्चों के हित में काम करती है। आज हम एक ऐसे शख्स से मिलने वाले हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में काफी संघर्ष किया है। मात्र 18 साल की उम्र में ये एक झूठे केस में फंसे, फिर जेल भी गए। उसके बाद अपना केस खुद लड़े और 12 साल बाद उन्हें न्याय मिला। इनकी कहानी सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं एडवोकेट अमित चौधरी, जो करेंटली मेरठ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं अमित जी का। नमस्ते अमित जी, वेलकम टू फॉर्म इन इंडिया। हमारे साथ आज नमस्कार मैम, जुड़ने के आपका लिए भी बहुत 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 धन्यवाद। जी मैम, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मुझे ये प्रदान किया। थैंक यू फॉर कमिंग। तो अमित जी, जैसे कि जब हमने आपको कांटेक्ट किया था तो हमने आपको बताया था कि आपका एक वीडियो हमने एक जगह देखा था सोशल मीडिया पर, जहाँ पे आपने आपकी स्ट्रगल के जी, बारे में बात की थी। तो आपका जो स्टोरी है, आपकी जो कहानी जी, है, वो सुन के हम काफ़ी शॉक्ड हुए थे। बट फिर भी देख के ये अच्छा भी लगा कि आपने कितनी जी। बहादुरी से सब कुछ सँभाला और फिर जीत कर वापस आए। तो मैं सबसे पहले चाहूँगी कि आपकी जो ये स्टोरी है, जो कहानी है, आप हमें एक बार बताइए, हमारे दर्शकों को एक बार बताइए। मैम, इसकी एक शुरुआत होती है कि मैं बचपन से एक सपने को जीता था, अपने आर्मी में जाने का जो सपना था मेरा। आर्मी में जब मैं बीए सेकंड ईयर का छात्र था, मैंने एनसीसी में सी प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया था। हुँ, तो होता क्या है कि 12 अक्टूबर 2011 को मैं अपनी सिस्टर के यहाँ पे जाता हूँ हुँ, और वहाँ पे उस गाँव में 1 लाख का नामी चर्चित अपराधी था सुमित कैल। तो उसने वहाँ पे पुलिस कर्मियों पे हमला करके उनकी राइफ़लें लूट ली। हुँ, बड़ी हाइलाइट घटना होने के कारण शासन स्तर पे पुलिस का भी बहुत बहुत दबाव रहता है, पुलिसिंग हुँ, पे हमारी। हुँ, तो इसमें बहुत सारे लोग उठाए गए थे। हुँ, बहुत सारे लोगों में से एक मैं भी था जो सबसे कम उम्र का था, जिसकी मात्र आयु साढ़े 18 वर्ष। ओके। उस टाइम पे जब अपने आदमी सपने बुनता है, अपना करियर चुनता है, तो मेरी ज़िंदगी में एक संघर्ष बहुत बड़ा लिखा गया था। हुँ, और इतना बड़ा संघर्ष था वो कि उसे फेस करना मेरे लिए बहुत कठिन भी था। जी, जी, लोग जी। लोग कहते थे कि वापसी नहीं कर पाएगा, पूरा हुँ, जीवन अब इस अपराधी बनेगा, कोई कुछ कहता था, सब कुछ सुनी मैंने। मैं हमेशा अपनी गांधी जी को मैं अपना आदर्श मानता हूँ, गांधी जी की थ्योरी पे मैंने काम किया जेल से आके। तो मेरे बारे में क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, वो सब चीज़ें मैंने बिल्कुल दरकिनार किया। सिर्फ़ अपने जो रास्ता मेरा अधूरा था शिक्षा का, उस टाइम भी जब मैं जेल गया तब भी मैं पढ़ ही रहा था। जेल से आने के बाद भी मैंने सिर्फ़ शिक्षा का ही रास्ता चुना। हालाँकि मेरे पास 2 ऑप्शन थे। ऑप्शन एक था कि या तो मैं आत्महत्या कर लूँ या मैं उसी गलत रास्ते पे अपराध की ओर मुड़ जाऊँ। लेकिन वो मेरी राह नहीं थी। मेरी राह थी शिक्षा। मैं अपने आप को कलंकित जीवन में जीना नहीं चाहता था समाज में। हुँ, और जो समाज मुझे हीन भावना से देखता था, मैं उस हीन भावना में भी अपने आप को जीना नहीं चाहता था। तो इसलिए मैंने वकील बनने का फैसला लिया था, एडवोकेट बनूँगा और अपनी लड़ाई मैं खुद लड़ूँगा। 12 साल बेशक लगे लेकिन न्यायपालिका पर मुझे पूरा भरोसा था। मेरे साथ इंसाफ हुआ, माननीय न्यायालय का फैसला आया और हुँ, जो 12 साल 18 से 30 साल का वो मेरा सफ़र रहा, संघर्ष का जो पथ-पथ से गुज़रा जिसमें मेरे सामने तमाम बाधाएँ भी आई। कई बार आँसू आते थे लेकिन खुद के आँसू पोंछ के फिर से खड़ा होता था नई बार। हर हुँ, जो तारीख का जो फेस आता था उस पे बड़ा 1 दिन पहले मानसिक परेशानी होनी शुरू हो जाती थी हुँ, और मेरे दोस्त उस संघर्ष में मेरे साथ खड़े रहे। कुछ हुँ, परिवार भी मेरे से ऐसे जुड़े जिन्होंने मुझे अपना परिवार का सदस्य माना, बहुत प्यार और स्नेह मुझे दिया और हुँ, उन्हीं की बदौलत ये सब जंग में कितनी होली-दिवाली ऐसी रही कि मैं गाँव में ताने मारते थे कि अमित के साथ ये हो रहा है, वो मेरी कितनी होली-दिवाली ऐसी रही कि वे दोस्तों के घर पे मनी। तो बहुत कुछ फेस किया है। जब मैं जेल से आया, लोगों ने ताने मारे, तो मैं गुड़गाँव शहर का एक भटकता हुआ मुसाफिर पहुँचा अनजाने में और वहाँ हुँ, पे वंदना मैडम है गुड़गाँव में, वंदना ओबराय जी। उन्होंने मुझे अपने यहाँ आश्रय दिया और मैं उनके यहाँ ₹3000 प्रति माह की नौकरी की। जब मुझे लोगों ने ताने मारे, मैंने इन 12 साल में एक चीज़ सीखी, जिस चीज़ से मुझे टेंशन हुई, मैंने वो चीज़ ही त्याग दी। अगर मुझे गाँव में जाने से लोग ताने मारते थे, तो मैं 3-4 वर्ष तक गाँव में ही नहीं गया हूँ। होली, दिवाली सब मेरे दोस्तों के पास में ही है। मुझे सिर्फ़ उस चीज़ की भूख थी कि सिर्फ़ एक परिणाम सबकी सोच बदल देगा, मैंने उस चीज़ में मेहनत की थी।
तो मुझे अपना आप को निर्दोष साबित करना था, मैं गलत फँसा हुआ था इसमें। मेरा ये रास्ता नहीं था, ना मेरा ऐसा परिवार से मैं ताल्लुक रखता हूँ, शिक्षित परिवार से मैं ताल्लुक रखता हूँ। और इस यात्रा में फिर मैं गुड़गाँव शहर में गया तो मुझे 3000 रुपए में मेरा काम नहीं चल पाता था। तो वहाँ पे गुड़गाँव गाँव में मैं शाम को कैलेंडर बेचा करता था। 8 महीने तक ऐसा रहा कि मैं वहाँ गुड़गाँव गाँव में शाम को एक बाज़ार पड़ता है, वहाँ पे मैंने कैलेंडर बेचे। और जब वंदना मैडम दोपहर में ये बोलती थी कि बेटा तुम खाना खाओ, मेरे पास खाने के भी पैसे नहीं रहते थे मैडम। मैं कोर्ट का चक्कर लगाता था, लंच करने को बोलती थी जब दोपहर में पानी पी कर आके बैठ जाता था सामने। धार्मिक आयोजन होता था शहर में, अखबार में ये छानता था कि आज खाना कहाँ मिलेगा? मैं सड़क पे लाइन पे लग के भी खाना खाता था। तो हुँ, मैंने इस संघर्ष में अपने छोटे से जीवन में बहुत कुछ फेस किया है। जब सर्दियाँ आती थी, गुड़गाँव में गुड़गाँव का जो सदर बाज़ार है मेन रोड पे, वहाँ पे 100-100 रुपए की जर्सियाँ मिलती है। फिर मैं 100 ₹200 की 2 मैंने जर्सियाँ खरीदी थी। मेरे आज भी याद है कि मैं पहनता तो जर्सी था लेकिन मेरी सर्दी नहीं रुकती। हुँ, मेरी सर्दी में कमर भी मुड़ी रहती थी। मैं आग अलाव की व्यवस्था जो रहती थी अपने हाथ सेंकता था। तो बहुत सारा मेरा जीवन एक दर्दनाक मोड़ से होकर गुज़रा। लेकिन जैसे मेरे मुझे ज़ख्म मिला, तो मुझे ईश्वर ने हिम्मत भी दी। और इस यात्रा में सबसे बड़ी बात क्या रही कि मेरे मन में कभी भी नकारात्मक विचार नहीं आया कि मुझे सुसाइड करना है या मुझे गलत रास्ते पे जाना है। मेरे मन में सिर्फ़ एक ही संकल्प रहा है, एक ही दृढ़ निश्चय रहा है कि चाहे इससे भी बुरे दिन आ जाए, मुझे गलत आदमी का साथ नहीं देना, हमेशा अच्छे आदमी का साथ लेना, अच्छे लोगों में बैठना। तो हुँ, लोग मुझे ईश्वर ने बहुत अच्छे-अच्छे लोग दिए और बहुत-बहुत लोगों ने मुझे प्यार भी दिया इस यात्रा में। मेरे पिता एक छोटे से किसान हैं, वे सिर्फ़ आशीर्वाद दे सकते थे अपना, उनकी आँखों की बेबसी में समझ सकता था। हुँ, लेकिन लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, शायद मैं पहला व्यक्ति हूँ कि जब ऐसी घटना हो जाती है, कोई बैठाना पसंद नहीं करता, लेकिन लोगों ने मुझे अपने दिल में जगह दी। ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है हुँ। और मुझे लोगों ने प्यार दिया, उनके प्यार की बदौलत, हौसले की हिम्मत से मैं अपनी लड़ाई लड़ता रहा। 12 साल बेशक लगे लेकिन न्यायपालिका पे भरोसा था, मेरे साथ इंसाफ। तो जब ये घटना घटी, तो उस वक़्त आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके माता-पिता या आपके जो परिवार वाले हैं, उस जी। वक़्त उनकी क्या रिएक्शंस थे? मतलब कि जब आप पे एलिगेशंस लगाए गए या आप पे आरोप लगाए गए, फिर आपको जब अरेस्ट भी कर लिया गया, तो उस वक़्त उनकी क्या भावना थी या वो लोग अ, किस मेरी स्थिति में थे उस वक़्त? पूरा परिवार उस टाइम पे टूट चुका था, आश्चर्यचकित था कि ये मतलब क्या से क्या हो गया, जो लड़का सेना में भर्ती होने वाला था। और मेरा व्यवहार भी कभी किसी के प्रति ईर्ष्या-द्वेष भाव का नहीं रहा किससे भी, सबका दिल ही जीतने का प्रयास किया मैंने अपने व्यवहार से, चाहे कॉलेज कॉलेज लाइफ हो, चाहे मेरे गाँव की हो, चाहे शहर में। मेरे से आज तक जो कोई भी जुड़ा, तो सब मेरे पास ही रहा, कोई दूर नहीं रहा मेरे से, ईश्वर के आशीर्वाद से। ओके, ओके। तो सब आश्चर्यचकित थे, सीधा परिवार मेरा सीधा था, तो वे ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए भाग-दौड़ भी। जैसे ही मुझे इस केस में हिरासत में लिया गया था, हुँ, तो वे हुँ, लोग डरे सहमे थे। हुँ, उसके बाद इस केस में फिर पुलिस ने अपना काम किया, मुझे जेल भेज दिया। जेल भेजने के बाद भी लोग लगभग 2 साल 4 महीने 16 दिन बाद मेरी ज़मानत हाई कोर्ट से हुई। तो गाँव में आया तो लोगों ने ताने मारे कि अब तो अपराधी बनेगा। जैसे मैंने किताब उठाई, जो रास्ता मेरा अधूरा था पढ़ने का, तो लोग कहने लगे अब ये पढ़ के दिखाएगा। तो मेरे बारे में कौन क्या कह रहा था मैंने कभी परवाह ही नहीं करी। मैंने इससे सुनी और इस कान से निकाल दी। तो बस मन में जो मेरे संकल्प था वो मैं उस रास्ते पे दौड़ता रहा। मैं फिर गुड़गाँव शहर में चला गया, जो मैं अभी संघर्ष पिछला आपको बताया है थोड़ी देर पहले। वो संघर्ष किया, फिर मैंने मेरठ का रुख किया। मेरठ हुँ, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का, जो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट भी आप कह सकते हो, मेरी हुँ, ज़िंदगी का। इस ओके। विश्वविद्यालय से मुझे बहुत प्यार मिला। यहाँ के एक-एक प्रोफ़ेसर का, एक-एक गुरुजन का, एक-एक कर्मचारी का मुझे आशीर्वाद मिला। हुँ, अब ये पूरे विश्वविद्यालय ने परिवार करा। जो मेरे सहपाठी थे, जिस लोगों ने मुझे आसरा दिया, उन सबका धन्यवाद है। और एक वाक़या मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मुझे यहाँ पे मैं हॉस्टल में आया गुड़गाँव से, तो मुझे खाना नहीं मिलता था गुड़गाँव में 6 महीने तक। तो अचानक से जब मैं मेस का खाना देखा अपने दोस्त के अपने मैं अपने भाई के दोस्त के पास आया था, प्रशांत जी के। तो जब मैं मेस में खाना बेसब्री से खा रहा था, तो मैंने 6 दिन बाद उनसे बोला कि भैया आज ऐसा लगा कि जैसे कई महीनों बाद मैंने पेट भर के खाना खाया। हुँ, तो लाइफ में ऐसे-ऐसे दिन भी देखे, बिल्कुल ग्राउंड से जीवन जिया, लेकिन कभी भी ये नहीं आया कि मैं हार मान जाऊँ या मैं सुसाइड कर लूँ या मैं ये कर नहीं सकता या मुझे गलत ही आदमी का साथ लेना। गलत आदमी के मैं अपने पास बैठा नहीं, ना कभी गलत आदमी से मैंने संपर्क रखा। तो बिल्कुल, ये बिल्कुल। जीवन में इसी संकल्प के साथ मन में एक दृढ़ निश्चय रहा, कभी भी नकारात्मक विचार नहीं आया। जो तारीख का सफ़र होता था,
वो तारिक का सफ़र मेरा कोई ऐसा दोस्त नहीं है जो मेरे से जुड़ा है जिसने मुझे 500 का नोट नहीं दिया तारिक पे जाने के लिए। उन दोस्तों का मैं बार-बार इसलिए नाम लेता हूँ क्योंकि सबका नाम लेना संभव नहीं है और उनका बहुत प्यार मिला। अगर मेरे कुछ दर्द भी होता था मेरे मैं 12 साल से ज़मीन में ही सोता हूँ, कभी बेड पे भी नहीं सोता हूँ मैं। आप ये भी कह सकते हो जब मैं जेल में रहा 2.5 साल तो मुझे वो नीचे सोने की आदत हो गई और मेरे शरीर में कुछ पेन भी होता है उस पेन में मेरे दोस्त ही मुझे रात को हॉस्पिटल ले जाते हैं। उनका बहुत बड़ा योगदान है कि इस 12 साल की यात्रा में जो मैं आर्थिक रूप से टूटा, शारीरिक रूप से टूटा, लेकिन मैं कभी मानसिक रूप से नहीं टूटा। मानसिक रूप से ये था कि मुझे एक ना एक दिन ये काम जो मेरे माथे पे कलंक लगा है, इसे मिटाना है और वो सिर्फ़ जो कलम ने मिटाया है। हुँ, बंदूक मैं चलाता तो काले अध्याय में मेरा नाम लिखा जाता। अगर मैं कलम चलाई तो सुनहरे अक्षर में नाम लिखता। बिल्कुल, ये बिल्कुल। गांधी जी को मैं अपना आदर्श मानता हूँ। गांधी जी को सिर्फ़ आदर्श मानता नहीं, अपने व्यवहार में जीता हूँ। ये आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है और अक्सर जो आपने कहा ना कि आपको वो सुइसाइडल टेंडेंसी कभी नहीं हुई है आई। नहीं आया। अक्सर ये देखा है मैंने कि जब उन पे केसेस चलते हैं ना क्योंकि इंडिया में क्या है, भारत में क्या है कि केसेस सालों तक चलते हैं। बहुत सारे इनोसेंट जो पुरुष है, जिन्होंने कुछ किया नहीं है, वो निर्दोष है, लेकिन जब उन पे कोई केस लगता है, पुरुषों पर स्पेशली, पुरुषों पर खासकर, तो उन पे केस चलता रहता है, फिर उनकी ज़िंदगी रुक जाती है, थम जाती है, वो कुछ कर नहीं पाते, ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। हर तरफ से लोगों का ताना होता है। किसी-किसी का तो घरवाले भी सपोर्ट नहीं कर पाते। तो ऐसे वक़्त में कई सारे लोगों के मन में ऐसे नकारात्मक जो सोच हो या विचार हो, वो आते हैं। कई सारे लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं। लेकिन आपने ये एक बहुत बड़ी बात बताई आज कि आपने इतना कुछ झेला लेकिन उसके बावजूद आप मेंटली टूटे नहीं। आप इमोशनली आप स्ट्रॉन्ग थे और उसी की वजह से कभी नहीं आप आज टूटा। यहाँ अपनी कहानी बता पा रहे हैं लोगों को। जी, जी, जी। मैं जी। कभी नहीं टूटा। मेरे मन में था कि नहीं ये कुछ और मैं एक चीज़ और बोलता हूँ हुँ, आपके माध्यम से। मैं अपनी कम एज में मेरा दिमाग इतना एक समझदार अमित का मेरे अंदर निर्माण हुआ इन 12 साल में। हुँ, और अब मैं ये सोचता हूँ सिर्फ़ मैं एक परिवार तक सीमित नहीं रहना चाहता। अब वो है ना अपने लिए तो जिए क्या जिए, ऐ दिल तू जी जमाने के लिए। अब मैं लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल, बिल्कुल। सेवा नहीं कर पाया जो एक मेरा आर्मी में जाने का सपना था, एनसीसी में सी प्रमाण पत्र बनाया था। लेकिन हुँ, मैं देश की सेवा किसी की मदद के भाव से करना हुँ, चाहता हूँ। और मैं हुँ, मदद इसलिए भी करता हूँ लोगों की क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में मदद का भाव देखा, हुँ, प्यार का भाव देखा। जो लोग मुझे प्यार दिया मेरे दोस्तों ने, कुछ परिवार मेरे मेरठ में ऐसे हैं जो मुझे मेरे बेटा मानते हैं, कोई भी त्योहार हो या कुछ भी हो तो सबसे पहले मुझे प्राथमिकता में रखते हैं। तो ये मेरे लिए ईश्वर ने बहुत अच्छे-अच्छे आदमी दिए, बहुत अच्छा मुझे लग रहा है जो कलंक लगा था वो कलंक मिटा मेरे माथे से, तो मुझे हुँ। अब बहुत अच्छा लग रहा है और मैं चाहता हूँ मैं किसी के काम आ सकूँ। अब बिल्कुल, ऐसे नहीं जीवन बिल्कुल। मैं अपने लिए जीऊँगा और बस यहाँ तक ही सीमित रह जाऊँगा। हुँ। बिल्कुल, बहुत ये उच्च विचार है आपके क्योंकि ये होना भी चाहिए क्योंकि जो आपने झेला है, वो कोई और ना झेले। अगर आप उसकी ज़िम्मेदारी लेते हैं, तो एक मैनकाइंड के प्रति एक बहुत बड़ा एक कार्य आप कर पाएँगे अपनी तरफ से। अ, यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछूँगी, जब आप सलाखों के पीछे थे, जब आप जेल में थे, उस वक़्त आपको ऐसे लोग मिले जिन पे फॉल्स केसेस किए गए होंगे या फिर वो लाइक इनोसेंट है, मैं निर्दोष है? जब मैं जेल में मैं गया, हुँ, तो सबसे पहले तो मैं आपको दोहराता हूँ कि वो एक जब मेरी एंट्री जेल में होती है, तो कुछ चीज़ ऐसी होती है जो आप समझ सकते हो पुलिस का केस था, पुलिस के हाथों में, तो हमारे क्या हाल रहा होगा उस टाइम पे फेस करना उस चीज़ को, जो बताना संभव नहीं है शब्दों के हुँ, माध्यम से। हुँ, हुँ, लेकिन जब मैं जेल गया, वो अलग माहौल था जो कभी मैं सपने में भी नहीं सोचा था। ऊँची-ऊँची दीवारें, बड़े-बड़े जैसे अंग्रेज आज भी हमारी जेलों में अंग्रेजों वाला मैनुअल लागू है, हाँ, जो हाँ, अंग्रेजों ने हाँ। बनाए हुए कुछ नियम। हुँ, तो आज बहुत सारी शुरुआत में मेरा मन नहीं लगा, वे ऊँची-ऊँची दीवारें लगती थी मुझे, लेकिन जैसे ही 2-4 महीने बीते तो वे दीवारें ही दिखती थी मुझे, वे दीवारें भी फिर देखते-देखते छोटी दिखने लगी। और फिर अपनी आदत में वो शुमार हुआ, तो मैं अपने आप को वहाँ के माहौल में डाला और फिर एक खामोशी से वहाँ भी जीने लगा। मैं देखता सबको था जेल में, गलत लोगों को भी, सही लोगों को। वही बात है ना कि मैं देखता था, ऑब्ज़र्व करता था, लेकिन जेल में मुँह नहीं खोलना चाहिए किसी के सामने। अपना खामोशी से रहना चाहिए। तो ये चीज़ें देखी और मैंने वहाँ पे लोगों से अपनी पीड़ा के साथ-साथ बहुत लोगों की पीड़ा देखी मैंने जेल में। जेल में आपने देखा होगा जो उन पे चार्ज लगे रहते हैं, उनकी इतनी सज़ा उस सेक्शन में प्रावधान नहीं है जितनी उनकी कस्टडी हुई रहती है। उन्हें एडवोकेट नहीं मिल पाता, पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाती। उनके हुँ, उनके
ये सारी चीज़ों की वो लगी, तो मुझे लगा कि लोगों की मदद करनी चाहिए। मैंने बिल्कुल। एडवोकेट बनने का जो संकल्प लिया था, वो जेल में ही लिया था। मुझे हुँ, बा हुँ। लोग जब मुझे ये कह रहे थे कि अमित खत्म हो गया, अमित अब कुछ कर नहीं पाने का, तो उन लोगों को शायद ये नहीं पता था कि अमित शुरू ही अब होगा। मैं कभी अपने आप को खत्म मानना ही नहीं। जब तक मैं हुँ, खत्म मानता तो मैं खत्म रहता। मैंने एक नई वापसी, मेरा ये मानना है कि वापसी आप कहीं से भी कर सको अगर आपने सोच ली, कि बिल्कुल। बुरी से बुरी परिस्थिति में। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे मन में वापसी करने की इच्छा थी, क्योंकि मेरा वो रास्ता नहीं था अपराध। मेरा पहले भी शिक्षा का रास्ता था। जेल से आने के बाद भी मैंने एलएलबी किया, मास्टर ऑफ लॉ में डिग्री ली चौधरी संस्कृत विद्यालय से, और मैंने रिसर्च भी जेल पर ही की 12 साल। हुँ, एलएलएम जो है, मेरी एलएलएम में जो शोध का विषय है, वो भी भारत में कैदियों के अधिकार एवं कारागार व्यवस्था में विश्लेषणात्मक अध्ययन पर मैंने रिसर्च की। तो अच्छा। जहाँ से मैंने सब कुछ खोया अपना, हुँ, मैंने एक निश्चय लिया कि मैं जहाँ मेरे स जेल सिर्फ मैं नहीं गया, मेरे सपने भी मेरे साथ जुड़ गए। तो हुँ। मैं यही संकल्प लिया था कि जहाँ से मैं सब कुछ खोया, मुझे सब कुछ उसी चीज़ से पाना हो। क्या तो बात मेरे है! मन में बहुत अच्छी। हौसला था। तो ये मैं बिल्कुल। इसी रास्ते पे दौड़ा। मैंने अपनी लोग कहते थे अमित जेल गया, मैंने अपनी हर चीज़ जेल से ही जोड़ दी। हुँ, एलएलएम की जो डिग्री में रिसर्च का टॉपिक है, वो भी जेल से जोड़ दिया। लोग मेरे बारे में पीछे जो चर्चा करते थे, ताना मारते थे, खामोशी से 12 साल बिताए, लेकिन मन में एक समुद्र समुद्र जो ठहरा हुआ था कि वक़्त आने पे सबको सच्चाई बताई जाएगी। और वो हुँ, मैंने और मैंने जब अकेलापन फ़ील होता था, मैंने कुछ लाइनें लिखी थी अपने लिए, जो हुँ, सभी पुरुषों के लिए एक बड़ी मजबूत लाइन बन पाएगी। जो लोग इस गलत केसों में फँस जाते हैं और उन्हें अकेलापन फ़ील होता है, या वे सुसाइड कर लेते हैं, या वे गलत हुँ, रास्ते पे हुँ। भटक जाते हैं। सुनाना उनके लिए एक चाहेंगे आप 2 संदेश। लाइन? सुनाना हाँ, चाहेंगे? ये लाइनें मेरी खुद की लिखी हुई है। जब भी सुनाइए। आपको ये लगे कि आपके जीवन में कुछ नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया है, तो उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ, मुझे जो फ़ील हुआ था उस टाइम पे, क्योंकि मैं गाँव नहीं जा सकता था। हुँ, हुँ, माता-पिता का प्यार नहीं मिल सकता, गाँव वालों के ताने मिलते थे। शहर में मुझे जो प्यार दिया, जिन्होंने जो मुझे अपना बेटा मानते थे, उन लोगों ने हुँ। बहुत प्यार दिया, मेरे दोस्तों ने। तो जब उससे पहले भी मुझे नहीं मिले थे, तो मैंने कुछ लाइनें लिखी थी अपने ऊपर हाँ, कि मैं अनाथ हूँ, मैं गुज़रा हुआ हालात हूँ, और महकूँगा एक दिन मैं भी अपनी खुशबू से, क्योंकि मैं खिलता हुआ गुलाब। तो जब आपको ये लगे कि सब साथ छोड़ दे आपका, तो हुँ। तब आप अपने ऊपर ये जो 4 लाइनें अपने ऊपर लिखना, और तब मैं मानता हूँ कि आपको कभी भी नकारात्मक विचार नहीं आ सकते, आप आगे बढ़ोगे। मैं कहता हूँ जिनके कोई नहीं होता, वे भी तो जीते हैं। तो बुरी परिस्थिति में अगर कोई साथ छोड़ रहा है, उसका धन्यवाद। मेरा ये मानना है कि ईश्वर के रूप में ही कोई न कोई आदमी ऐसा आएगा जो आपको मुसीबत में हाथ थामेगा। वो आपको संबल देगा, आपको हिम्मत देगा, और वो सही राह दिखाएगा। अगर आपके मन में आपका पवित्र विचार है, आपका पवित्र मन है, कुछ 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 करने का, तो ऐसे कारण भी बन जाएँगे। जैसा आप सोचोगे ऐसा ही होता है। बिल्कुल, बहुत खूब बात कही है आपने। आप अभी मैं आपसे एक सवाल पूछूँगी रिलेटेड टू लॉ। जैसे कि आपने भी कहा है कि आपने रिसर्च की है, जो कैदी है जो उनके हक के लिए हो या उनके हित में जो वहाँ परिस्थिति है वो काफ़ी अलग है, माहौल अलग है। जैसे आपने कहा कि बहुतों के पास पैसा नहीं है केस लड़ने के लिए, तो वो फँसे हुए हैं। एडवोकेट को देने के लिए पैसे नहीं है, केस लड़ने के लिए पैसे नहीं है। तो वो लोग फँसे रहते हैं सालों-साल। ऐसे हमने भी कई सारे केसेस देखे हैं। और रिसेंटली आपने सुना होगा कि कुछ पुराने बिल्स जो ब्रिटिशर्स के टाइम के जो कुछ लॉज़ वग़ैरह है, बिल्स नहीं जो लॉज़ वग़ैरह थे, वो अभी चेंज किए जाएँगे। जैसे हाँ, आईपीसी, इंडियन एविडेंट एक्ट वग़ैरह। तो उसमें से काफ़ी डिबेट हुई इन सब टॉपिक्स को लेके रिसेंटली पार्लियामेंट के विंटर सेशन में। जहाँ पे कुछ ऐसे मुद्दे उठाए गए कि जो वुमेन सेंट्रिक है कुछ लॉज़, जो बायस्ड है, जेंडर बायस्ड है। और जैसे कि मैं एक एग्ज़ाम्पल लूँगी क्लॉज़ 69 का। तो ये जस्ट एक एग्ज़ाम्पल मैं ले रही हूँ, ऐसे कई सारे और भी हैं एग्ज़ाम्पल्स, जो मेनली क्या है कि वो पुरुषों के लिए बने ही नहीं है लॉज़, वो सब महिलाओं के लिए बने हैं। मतलब जैसे मैं क्लॉज़ 69 के बारे में बता देती हूँ कि वहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अगर कोई भी पुरुष जो है, वो किसी महिला से शादी का वादा करता है, फिर अगर वो फिज़िकल रिलेशनशिप बनाते हैं, मतलब कि वो शारीरिक संबंध बनाते हैं और उसके बाद किसी वजह से अगर वो लड़का शादी से मुकर जाता है, ब्रेकअप हो जाता है और फिर लड़की अगर हुँ। कंप्लेंट करती है, तो उस पुरुष को, लड़के को 10 साल की सज़ा हो रेप सकती का है। रेप का हाँ। मुकदमा उस पे दर्ज करा दिया जाता है। लेकिन इस विषय में मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, जो हुँ, लड़की 4 साल से रिलेशनशिप में है, हुँ, जो लड़की 4 साल से शारीरिक संबंध बना रही है, हुँ, एक
वो ऐसी क्या परिस्थिति आती है कि उसके एक दिन में रेप हो जाता है। मेरी कहीं इस विषय में दिल्ली पुलिस के कई अधिकारियों से बात होती रहती है। तो वे अक्सर बताते हैं कि जब रात को मुझे बताते रहते हैं वे कि अमित रात को हमारी ड्यूटी लगती है इधर, जहाँ रात को 2-2 ढाई-ढाई बजे तक कुछ बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, कुछ ले आजकल उसमें रहने का एक एक जो प्रचलन सा चल गया कि लिव इन में रह रहे हैं हम। हाँ, हाँ, तो हाँ, कुछ बिल्कुल। लोग कुछ ऐसे थे कि जैसे स्टूडेंट अपने घर जाते हैं परिवार से मिलने, तो हुँ, वे मानसिक रूप से लड़कियाँ इतनी कमज़ोर हो ही रहती हैं कि उन्हें एक दिन भी बर्दाश्त नहीं होता उस समय। तो हुँ, जब वे उस टाइम पे कहती है पुलिस के पास वे फ़ोन करते हैं, तो पुलिस वाले भी जो समझदार लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, वे भी यही कहते हैं कि आज ही तुम्हें ये मालूम हुआ कि तुम्हारे साथ रेप हुआ, 4 साल से नहीं हो रहा था। हुँ, तो ये हुँ। कानून का गलत फ़ायदा भी उठाया जाता है, जो पुरुषों को नुकसान झेलना पड़ता है। बिल्कुल। पहले तो ऐसा कोई सेक्शन था नहीं, वो तो अभी रिसेंटली वो लोग इंट्रोड्यूस करेंगे स्पेशली सेक्शन 69 जहाँ पे यही लिखा हुआ है कि महिला अगर आपके आपके साथ शारीरिक संबंध बनाती है और वो आपको छोड़ के चली जाती है, तो उसके अगेंस्ट आप कुछ एक्शन नहीं ले सकते। लेकिन पुरुष अगर ये करता है, तो एक्शन ले ले सकते हैं और अब सज़ा भी हाँ, देखिए 10 साल। 1 10 साल महीना जी, भी जी। एक इंसान के लिए कितना मुश्किल होता है काटना जेल की सलाखों के पीछे और यहाँ 10 साल की वो लोग बात कर रहे हैं। और ऐसे और कई सारे लॉज़ हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ़ महिला के हित में हैं, महिला के लिए बनाए गए हैं और अगर वही सेम कार्य सेम अगर गलत काम अगर एक महिला करती है, तो उसके अगेंस्ट आप कोई एक्शन नहीं ले सकते। तो ये जो नए-नए चेंजेज़ हो रहे हैं, उसमें से सबको उम्मीद एक थी, अभी भी शायद उम्मीद है कि पुरुषों के हित में कुछ तो लॉ बनाया जाएगा या पुरुषों के प्रोटेक्शन के लिए कुछ लॉज़ बनाए जाएँगे। लेकिन बहुतों का ये मानना है कि लॉज़ तो वैसे के वैसे ही रहेंगे, उल्टा और कुछ लॉज़ ऐसे ऐड किए जा रहे हैं जो और भी महिलाओं के लिए ही महिलाओं के हित में होगा। तो इसमें आपका क्या कहना है कि नहीं, इसमें इसका चेंजेज़ मैं क्यों नहीं लाए जा रहे हैं? ये तो देखो मैम उच्च लेवल का सवाल है, लेकिन मैं इसमें अपनी एक प्रैक्टिकली बात मेंशन इसमें करता हूँ। हुँ, हुँ। जब एलिगेशन कोई महिला लगाती है किसी पुरुष पे, हुँ, हुँ। आपको ये भी जानकारी होगी कि महिला अगर झूठा भी एलिगेशन लगा दे तो उसकी तुरंत अरेस्टिंग होती है। हुँ, बिल्कुल। तो जब जब कोर्ट में मुकदमा फाइल होता है, चाहे 376 का मुकदमा हो, चाहे कोई भी मुकदमा हो अगर महिला की ओर से दायर किया जाता है, तो हमारी न्यायपालिका का रुख जो है वो भी पीड़ित महिला की तरफ रहता है। हुँ, बस न्यायपालिका स्पष्ट नहीं कर पाती, लेकिन एक हुँ। भावनाएँ जो नारी कह लो, आप स्त्री कह लो, वो झुकाव रहता है उधर को, हुँ, क्योंकि हुँ। वो पीड़िता है। पीड़िता की तरफ किसी का भी झुकाव, चाहे पुलिस हो, चाहे कोई भी हो, अगर मामला चाहे झूठा है, चाहे सच है। लेकिन अगर फेयर इन्वेस्टिगेशन होए, तो शायद ये जो झूठे मुकदमे दर्ज होते हैं, किसी की लाइफ खराब होती है, तो शायद ये बंद हो जाए। और इस पे हुँ, अगर कोई कानून आता, तो उससे बेहतर विकल्प कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि बिल्कुल। अ, फाइल में ही काम हो सकता है। जब कोई सेक्शन नहीं है, तो फिर आप जो है पुरुष की आप कैसे सोच सकते हो कि उनकी भलाई हो जाएगी? हुँ, तो एलिगेशन लगते रहेंगे और पुरुष झेलते रहेंगे। तो मेरा बिल्कुल, तो यही मानना है, जो मैं देखता हूँ कोर्ट में प्रैक्टिकल लाइफ में, अगर कोई महिला लगाती है, तो पुरुष को तो झेलना पड़ता ही है। पड़ता ही है, बिल्कुल, चाहे वो तो मैं तो डोमेस्टिक वायलेंस ही क्यों ना हो। महिलाओं से भी निवेदन करूँगा, हुँ, आपका एक महिलाओं से भी मेरा ये निवेदन है कि आपका एक झूठा आरोप किसी की जान ले सकता है, किसी के परिवार की खुशियाँ ले सकता है। अगर हुँ। वास्तव में किसी ने अपराध किया है, तो वो उस अपराध का दोषी होना चाहिए, और किसी ने नहीं किया है, तो उसे सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। वही, तो इसीलिए मैंने जो कहा कि सब एक उम्मीद लेके बैठे हैं कि जो जो लॉज़ आ रहे हैं अब जो आईपीसी को या जो पुराने लॉज़ को रिप्लेस करेंगे, उससे पुरुषों के लिए कुछ तो हो। और इस चीज़ को लेके काफ़ी डिबेट भी हो रही है। अब पता नहीं कितने लॉज़ पुरुषों के हित में होंगे भी या नहीं एक भी लॉज़। लेकिन अगर हम इक्वालिटी की अगर बात करें, अगर हम समान अधिकार की बात करें, जस्टिस की बात करें, तो उसमें जेंडर्स की बात नहीं आनी चाहिए। जो कल्प्रिट है उसे सज़ा मिलनी चाहिए और जो इनोसेंट है उसे जीने का एक दोबारा मौका मिलना चाहिए, जीने का जो कि मौका होता मिलना नहीं चाहिए, है। उसमें उसमें जेंडर की तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, जिसने जो किया उसे मिलना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन अक्सर यही देखा गया है कि चाहे वो एक महिला अगर किसी का कत्ल भी कर दे, तो भी उसे हाँ, आराम से बेल मिल जाती है। ऐसे कई सारे जी, केसेस हैं जहाँ महिला ने कत्ल किए हैं लेकिन उसे बेल मिल जाती है और उसके अलग-अलग क्या कहूँ मैं कि हम जो वो बोलते हैं ना मेरे दिमाग में वो वर्ड नहीं आ रहा है कि अ, मैम ऐसे ऐसे कई महिलाओं के केस मेरे भी संज्ञान में हैं, जो हुँ, यूपी के भी चर्चित है, देश के भी चर्चित है। जैसे अभी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की हत्या में थी नालिनी, हुँ, कितने साल बाद उन्हें बेल मिली। ऐसे ही मुज़फ्फरनगर में एक बड़कली कांड हुआ था, हुँ, उसमें एक महिला का नाम था, उसमें भी अब तक उस मामले में बेल नहीं हो पाई। हुँ, तो हुँ, ऐसा भी नहीं है कि बेल जल्दी मिल जाती है।
हम्म केस की परिस्थिति देखी जाती है। उस केस में बड़कली कांड की मैं आपको बात बताऊं, उस केस में 8 लोग मारे गए, हम्म। जो एक ट्रक हादसे का शिकार हुए थे, जिसमें से 3 बच्चे थे। तो उस ऐसी परिस्थिति में कोर्ट भी देखती है क्या कंडीशन है। लेकिन हाँ, ये बात आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि हम्म। महिलाओं को थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है। रिलीफ मिल जाता है, हाँ। और उसमें जो मैं कह रही थी कि कुछ ना कुछ एक्सक्यूज होता है महिलाओं के प्रति कि हाँ, जैसे गुवाहाटी में, असम में ही एक महिला ने अपने पति और अपने सास का कत्ल किया था, लेकिन उससे आराम से आई थिंक कुछ महीनों में ही उसे बेल मिल गई। अभी रिसेंटली उसे बेल मिल गई। उसके पहले भी एक महिला ने जैसे एक कार एक्सीडेंट हुआ था, तो उसमें एक महिला जो ड्रंक एंड ड्राइविंग कर रही थी, उसकी वजह से एक वर्कर की हत्या हो गई, लेकिन वो आज बेल में खुलेआम घूम रही है। तो जैसे आपने कहा है कि वो भी सही है कि कुछ महिलाओं को बेल नहीं मिलती अगर वो का जुर्म बहुत ज्यादा ही सीनियर्स क्राइम हो जाता है तो फिर हाँ हाँ, कंडीशन बदल जाती है केस की। बिल्कुल बिल्कुल। तो बट जो जैसे मैंने कहा है कि बेल कुछ महिला को जल्द मिल जाती है, पुरुषों की अगर मैं बात करूं वो तो होता ही नहीं है। वो हो ही नहीं पाते। अगर पुरुष है तो उन्हें सजा अभी ही जैसे मिलेगी। हम अपने देश की बात करें तो आज तक आजाद भारत में किसी महिला को फांसी नहीं हुई। यस। लेकिन एक फांसी की दया याचिका पेंडिंग है बुलंदशहर की शबनम की, हम्म जिसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने भाई, भतीजे, माँ बाप सबका कत्ल कर दिया था। तो हम्म। वो जो दया याचिका है वो माननीय राष्ट्रपति जी के यहाँ पे विचाराधीन है। हम्म। और उसके एक बेटा भी हुआ है। तो बार बार महिला होने के कारण वो इसी बात की दुआई देती है कि मेरे बेटे का क्या होगा। तो एग्जैक्टली। हम्म। शायद पुरुष होता तो अब तक हो गया होता। वही तो मैं वही बताने की कोशिश कर रही थी कि एक्सक्यूजेस ज्यादा होते हैं जब जो कल्प्रिट है वो महिला होती है। पुरुष के मामले बिल्कुल। में आपकी बात ही नहीं सुनेंगे, कोई पुलिस भी आपकी बात नहीं सुनेगा, कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। लेकिन जो कोई महिला आप है, जो फॉल्स केसेस करती है, स्पेशली वो एविडेंस नहीं ला पाती है सालों साल तक, फिर भी वो केस चलता रहता है। पुरुष अगर एविडेंस दिखा भी दे कि अब देखिए कि वो गलत है और मैं सही हूँ, फिर भी वो महिला के लिए रुकेंगे सालों साल कि वो एविडेंस लाके दे पाए, जो कि मेरे हिसाब से गलत है। क्योंकि उसे पता, आई थिंक कोर्ट्स में जजेस को या लॉयर्स को या पुलिस हो, कोई भी हो, उनको पता चल जाता है कि कौन सही है कौन गलत। फिर भी ये एक बिल्कुल। चक्रव्यूह जैसा बन गया है कि पुरुष के अगर अगेंस्ट किसी ने एलिगेशंस लगा दिए तो उसको फंसना ही फंसना है, सफर करना ही करना है। मैं मुझे 12 साल लग गए अपने आप को निर्दोष साबित करने में। तो मेरे से बेहतर बिल्कुल। और कौन जान सकता है। वो जो वही। ट्रायल था, वो जो ट्रायल, मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ। वो जो ट्रायल सिर्फ वो फाइल में नहीं चला ट्रायल, वो मेरी आँखों में, मेरे दिल पे, मेरे शरीर से होकर गुज़रा वो ट्रायल। उस केस की बारीकी, एक-एक चीज़ मेरे आँखों के सामने हुई। तो ये चीज़ें बहुत मायने रखती है। कोर्ट में मैंने बहुत कुछ फेस किया वहाँ पे, लोगों को देखता था। लेकिन हमारी न्यायपालिका पे इतना बड़ा प्रेशर है केस का कि उनकी भी कोई गलती नहीं है। सुनवाई होती है, बहुत केस पेंडिंग है अवस्था में, धीरे-धीरे सुनवाई होती है, लेकिन हम्म। आखिरकार वही। देर से ही सही, लेकिन हाँ हाँ। न्यायपालिका को हम्म। इंसाफ मिला। एक्चुअली समस्या हमारे देश की वही है कि केसेस बहुत ज्यादा है, कोर्ट्स कम है, केस बहुत ज़्यादा है। जजेस हाँ, कम है। तो कम उस है, वजह से सालों बिल्कुल, साल तक एक केस जो है वो खींचता ही जाता है। तो खींचता ही जाता है। उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में ये सब जो प्रॉब्लम्स अभी चल रही है वो उसमें कुछ सुधार लाया जाए और कोर्ट्स बढ़ाया जाए, या जजेस की मात्रा जो है वो बढ़ाया जाए, ताकि लोगों को थोड़ा जल्दी जल्दी न्याय न्याय मिल मिले। सके। बिल्कुल। तो तो जी जी बताइए। बस मैं यही कह रहा था, क्योंकि मेरे मन में विचार आया तो इसलिए मेरा बोलने का मन हुआ। हमारे जो बच्चे हैं, जो बाल अपराध की ओर कभी किसी मुकदमे में झूठे में या हम्म कैसे भी, या उनसे नादानपने में कोई बात हो जाए, मैं उन्हें एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अब ये वापसी कहीं से भी कर सकें। क्योंकि आपने देखा होगा कि आपको एक वाक़या मैं बताता हूँ। जब अ, में ऋषि आ रहे थे, तो महर्षि वाल्मीकि जी, जो डाकू रत्नाकर के नाम से मशहूर थे, उन्होंने कहा रुक जाइए। तो उन ऋषियों ने डाकू रत्नाकर से ये बोला था कि हम तो रुक गए, तुम कब रुकोगे? तो उनके दिमाग में वो बात इतनी घर करी, तो वे उन्होंने महर्षि वाल्मीकि बन गए डाकू से। हम्म। तो उन बच्चों के लिए मैसेज है कि आपसे नादानपने में, या आप किसी का आपने फर्जी नाम लिखवाया, आप कैसे भी आपका मुकदमा दर्ज होगा, आप वापसी कर सकते हो। अपराध से जीना कोई अच्छा जीवन नहीं है। जीने के लिए है कि आप अपनी अच्छाई से जियो, किसी का दिल जीत कर लियो, किसी का दिल जीत कर लियो, किसी का मन दुखा के जीना नहीं चाहिए। बिल्कुल मेरा ये बिल्कुल। मैसेज। बिल्कुल। तो अभी हम हमारे पॉडकास्ट के अंत तक पहुंच चुके हैं।
आखिरकार मैं आपसे बस एक ही सवाल पूछूंगी कि हमारे जो पुरुष है, जो हमारे ऑडियंस है, हमारे ऑडियंस में ज्यादातर पुरुष ही है जो हमारे पॉडकास्ट को देखते हैं, क्योंकि हम पुरुषों और बच्चों के हित में काम करते हैं, हमारी जो एनजीओ है। तो जी जी। क्योंकि आपने अपनी जिंदगी में इतना संघर्ष किया और अब जीत कर वापस आए, तो पुरुषों को जी। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? पुरुषों को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा, यदि आप पे बुरा वक़्त या बुरी परिस्थिति आई है, उससे भागना नहीं चाहिए, उससे लड़ना चाहिए। हालात चाहे कैसे भी हो, आँख में आँसू आएँगे, लेकिन जो आदमी खुद का आँसू पूछ के खड़ा हो जाता है, उसे कोई हरा नहीं सकता। और मैं आपको बताऊँ कि मैं टेंशन की उस चरम सीमा पे हो गए गुज़रा हूँ कि मुझे अब नॉर्मल टेंशन भी नहीं होती, सच बताऊँ। मैं अपना आपको आपका जो बुरा वक़्त आता है, वो आपको मजबूत बनाने के लिए आता है, कमज़ोर अगर बुरा वक़्त नहीं आने का, तो आप मजबूत कैसे बनोगे? तो मैं तो यही बिल्कुल। कहता हूँ कि ब मुसीबत से भागना नहीं चाहिए, लड़ना चाहिए और अगर आप संघर्ष करोगे, तो आपके अंदर एक नए व्यक्तित्व का निर्माण होगा। तो कभी भी बुरी से बुरी चीज़ को फेस करने की आदत डालनी चाहिए अपने आप को। मैं आपको बताया भी था कि जब सब कुछ ये लगे कि सब जीवन में कुछ नहीं रहा, तो मेरा ये मानना है कि आप वापसी अगर आपने सोच लिया, आप कहीं से भी कर सकते हो। एक नई शुरुआत आपका इंतज़ार करती है। आपको घबराना नहीं चाहिए, लड़ना चाहिए। अब मैं जब मुझे लगा जाना सेना में था मुझे मुझे लगा कि मैं अब सेना में नहीं जा पाऊँगा, तो मुझे जिस ओर भगवान ने मोड़ा कि मैं जेल गया तो फिर मैं एडवोकेट का क्योंकि मैं फिर एक नई थ्योरी अपने दिमाग से शुरू कर दी कि अब जब मुझे इस ओर ईश्वर ने मोड़ ही दिया तो मुझे इसी रूप में डालना था आपको। मैंने कहा था ना लोग जेल जाने की मेरा लोगों ने अब मैं एडवोकेट बना तो पूरी ज़िंदगी मैं जेल से जुड़ा रहूँगा। रिसर्च मेरी जेल से है। अगर मैं राजनीति में भी आया तो भी मेरे से कोई ये पूछने लगा कि तुम मंत्रालय कौन सा लोगे? तो भी मैं जेल ही दूँगा। तो मैं जिस चीज़ में मेरे सपने जहाँ हुए थे, तो इस संकल्प के साथ कि मुझे सारे सपने वहीं से पाने अपने। तो हम्म। मैं तो ये कहता हूँ कि कभी भी कोई बुरी चीज़ आती है, तो उसे झेलना चाहिए फेस करना चाहिए, उससे लड़ना चाहिए और आप लड़ोगे तो आप नया कुछ आपके अंदर एक परिवर्तन होगा और बिल्कुल। मजबूत बनकर रहोगे तो आपको सफलता मिलेगी और अच्छे काम करने चाहिए। समाज में किसी का मन नहीं दुखाना चाहिए, किसी अगर कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे किसी का मन दुखे। आप पैसे पैसे कमाने होते अगर मुझे मैं किसी भी चीज़ से कमा सकता था। मैंने वकालत पेशा ही क्यों चुना क्योंकि अपनी पीड़ा के साथ-साथ मैंने बहुत लोगों की पीड़ा देखी और अब मैं किसी की मत ये दूसरा जो मेरा जन्म हुआ, दूसरा जन्म ही मानो कि मेरा दूसरा जन्म हुआ, क्योंकि 18 साल तक तो आदमी बचपने में जीता है। उसके बाद ज़िंदगी में वो संघर्ष मेरा लिखा गया था कि जो मैं कभी सोचा भी नहीं था। अब दूसरा जन्म हुआ तो इस दूसरे जन्म में मैं हर वो अच्छा कार्य करना चाहता हूँ, जो मुझे बुलंदी पे ले जाए, इस समाज में मैं कोई सहयोग दे सकूँ अपना और कोई ऐसा कार्य नहीं करूँगा जो किसी का मन दुखा के जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है और हिम्मत से रहना चाहिए। आप अगर आपके मन में हिम्मत है, हौसला है, लगन है, जज़्बा है, तो आप कुछ भी कर सको। बिल्कुल, बहुत खूब, बहुत खूब। एंड मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपकी बातें सुनकर उन सभी पुरुषों के मन में बहुत साहस आएगा, उन्हें मोटिवेशन मिलेगी और अगर किसी के दिमाग में कुछ नेगेटिव थॉट्स आ भी रहे हैं, तो अब वो ज़रूर दोबारा से सोचेंगे उसके बारे में और ज़िंदगी में लड़कर अपना हक लेकर आगे बढ़ेंगे। और जैसे कि आपने कहा है कि दूसरों की मदद करना एक बहुत बड़ा कार्य है, तो वो भी लोग करेंगे। तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि सभी पुरुष जो आज हमें देख रहे हैं, हमारे जो ऑडियंस है, पुरुष हो या महिला हो जो हमें देख रहे हैं, वो इस बात को समझे कि जब हम मुसीबत में होते हैं, उस वक़्त हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए, बल्कि मुसीबत का सामना करके आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ना चाहिए। बिल एक आदमी अगर आपका हाथ छोड़ता है, तो कोई न कोई है हाथ थामने वाला आपका। ये मैंने बिल्कुल, महसूस किया जीवन में। बिल्कुल कहाँ सही है। किस मोड़ पे कौन मिलेगा ये आपको भी नहीं पता। हुँ, लेकिन हिम्मत और लगन होनी चाहिए। अगर आपका मन पवित्र है, तो ईश्वर आपकी मदद करने किसी न किसी रूप में ज़रूर आएँगे। ये मेरा बिल्कुल, आत्मविश्वास है अपने। बिल्कुल, तो बिल्कुल। तो अमित जी, आज आप हमारे साथ जुड़े, हमें बहुत अच्छा लगा एंड दोबारा आपका आपसे धन्यवाद मैम, जल्द मुझे भी अच्छा मुलाकात लगा। होगी और एक पॉडकास्ट में। जल्दी तो तब तक थैंक के यू लिए मैम। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। आपको आपको शुभ नमस्कार रात्रि। मैम।